चलिए दोस्तों, टॉपिक डिस्कस करेंगे। टॉपिक नेम है स्वर्ण वर्ण। स्वर्ण वर्ण से आधारित वर्गीकरण जो क्लासिफिकेशन होता है, इससे आधारित एक भी क्वेश्चन स्वर्ण वर्ण से नहीं छूटना चाहिए, ये मेरा गारंटी है। बहुत सारे वीडियोस में ये देखा गया है कि इसका वर्गीकरण जो कितना भाग में बांटा गया, उसका वर्गीकरण बताते बताते लगता है सेशन वीडियोस इतना अपलोड करते हैं, जिससे क्या होता है ना, जो स्टूडेंट का जो बहुमूल्य समय है वो तो जाता ही जाता है, साथ साथ वो समझ ही नहीं पाता कि वर्गीकरण क्या है, कैसे बांटा गया है, क्यों बांटा गया है, उसको आइडिया नहीं मिल पाता है। क्योंकि वो उसको जब कड़ी से कड़ी जब चीज़ को लूटेगा ना, तभी आप समझ पाएंगे कि इसका वर्गीकरण ये इस तरह क्यों बना, ये इस तरह से क्यों बना। क्योंकि हर पीछे बनने का पीछे लॉजिक होता है। ये लॉजिक आपको डेवलप के लिए क्या करना पड़ता है कि एक वीडियो सेशन चलता है ना, जिसके थ्रू आपको एक बढ़िया टीचर जो मतलब गहन मतलब अध्ययन करके उस चीज़ को आपके सामने रखा, वही आपको बता सकता है। बाकी तो ये तो वीडियो बना करके कोई भी चल जाता है, कुछ भी बोल के चल जाता है। इससे ज़्यादा आपको कुछ फ़र्क पड़ता है ना, बनाने लगे फ़र्क पड़ता है, बस उनको बस इसकी तरह से वीडियो रन करा देना। लेकिन मेरा ये पर्पज़ ही नहीं है। इसलिए आपसे विनम्र निवेदन है कि आप वीडियो तक लास्ट में बने रहे, क्योंकि इस पीडीएफ फाइल में इससे पहले प्रीवियस लेक्चर में हमने इस बात को बताया था कि स्वर्ण वर्ण व्यंजन वर्ण में जो कितना है टोटल संख्या लेकर के कितना था, उसके लेकर के बहुत सारे स्टूडेंट में प्रॉब्लम था कि क्या है, कितना संख्या है, कोई 52 बोलता है, कोई 53 बोलता है। उस सभी डिटेल में हम वहाँ प्रीवियस लेक्चर में इस चीज़ को बताएं, उसमें रिस्पॉन्स अच्छा मिला है। इस एक ही लेक्चर में बताएं, ये नहीं कि अलग अलग करके बताएं। उसी आधारित हम एक और वीडियोज़ आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, वह है स्वर्ण वर्ण। स्वर्ण वर्ण से आधारित इसमें क्या है, स्वर्ण वर्ण होते हैं जिसमें हम लोग समझेंगे टोटल इस बात को। स्वर्ण वर्ण होता क्या है? स्वर्ण वर्ण होते हैं जिसमें हम लोग स्वतंत्र रूप से बोला जाए। क्या बोला जाए? स्वतंत्र रूप से बोला जाने वाले वर्ण को हम लोग स्वर्ण वर्ण बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे वही बात को लिख दिया है, स्वर्ण वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर्ण कहलाते हैं। इसमें कोई नया चीज़ नहीं। हमारा भाषा में स्वर्ण वर्ण होता क्या है, जिसमें अब का खा जो का से अज्ञान तक लिखते हैं, उसमें क्या होता है? व्यंजन वर्ण होता है। तो व्यंजन वर्ण होते हैं जिसमें का से अज्ञान तक, उसमें सहारा लेते हैं, किसका लेते हैं? स्वर्ण वर्ण का सहारा लेकर के ही हम व्यंजन वर्ण का प्रयोग करते हैं। जैसे का बोलते हैं तो लास्ट में आ आएगा, तो ये का जो है आपका स्वतंत्र रूप नहीं है, उसमें आ मिला हुआ है। तो व्यंजन वर्ण क्या है, वो स्वतंत्र रूप से नहीं बोला जा सकता, लेकिन ये स्वर्ण वर्ण जो है स्वतंत्र रूप से बोला जाएगा। इसीलिए हम लिखे स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण को क्या है? स्वर्ण कहलाते हैं या स्वर्ण वर्ण कहलाते हैं। बात आपको स्पष्ट क्लियर चल गया पता कि स्वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण, जिसमें अब अगर का बोल रहे हैं तो उसमें लास्ट में आ रहा है, खा बोलिएगा तो उसमें भी आ रहा है, यानी कि उसमें ये फिक्स है कि उसमें स्वतंत्र नहीं है, का खा में स्वतंत्र नहीं। लेकिन आ में आप बोलते हैं, जरा देखिए आपका जो यहाँ पे वर्ण है, देखिए आ में कोई साउंड, खाली आ का ही साउंड आ रहा है और कोई साउंड नहीं आ रहा है। और भी देखिए आ, इसमें और कोई दूसरा साउंड आ ही नहीं रहा है, स्वतंत्र है, इसमें कोई दूसरा साउंड नहीं है। ई में भी कोई साउंड दूसरा आ ही नहीं रहा है, बस ई थोड़ा इसमें जो एफर्ट लगाना पड़ता है, थोड़ा सा दुर्गई ई ना, इसको दुर्गा फट, हर्षऊ को इसको ऊ बोलते हैं, और इसको दुर्गाऊ का जरा जोर लगाना पड़ता है, ओ। इसको जहाँ से टा वर्ग बोलते हैं, टा ठा डा ढा, वहीं से री बोलिए, री नहीं बोलिए रा मेरा री वाला उला, हर्षई री दुर्गा री उला नहीं, री बोलिए, री बोलिए। जहाँ टा बोलते हैं वहीं से री बोलने का प्रयास करिए, री। क्या बोलिएगा? रे। ए आय, ये तो आप जान ही रहे हैं, ओ आओ अंग आ। अब ये हम समझते हैं कि इसमें टोटली कंफ्यूजन है। अब बताते कैसे। ये स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण कितने हैं टोटल? बोले ये जो आ से आह तक जो है ये टोटल है, लेकिन इसमें कंफ्यूजन ये है कि अयोगवाह है। दो वर्ण क्या है? अयोगवाह। इसको ब्रैकेट में बनाए, ये सोचिए कि कुछ न कुछ इसमें टर्म एंड कंडीशन इसमें लगाया गया है, कुछ न कुछ कारण है कि ब्रैकेट लगा हुआ है। क्यों लगा गया? क्योंकि ये दो अयोगवाह है ना, ये स्वर्ण वर्ण में आते हैं ना, ये व्यंजन वर्ण में आते हैं, ये अयोगवाह है। ग्रामरियन ने सोचा कि इसको एक अलग अयोगवाह एक अलग चैप्टर ही बना दें,
तो उन्होंने सोचा ना ऐसा तो नहीं कर सकते, क्योंकि अंग और आह ये जो अंग और आह ये स्वर्ण वर्ण की तरह ही काम करता है कभी कभी। इसलिए उन्होंने सोचा कि अगर टोटली इसको हम अयोग वाह बना देंगे तो थोड़ा सा टॉपिक स्वर्ण वर्ण के जैसा काम कर रहा है, लेकिन इसको अयोग वाह बना देंगे। इससे संबंधित क्या बोला कि नहीं, ये दो यहीं रहेगा, स्वर्ण वर्ण में रहेगा। इसमें क्वेश्चन पूछता है व्याकरण से संबंधित, जो क्वेश्चन जो डालते हैं वर्णमाला में, ये समझ बताते गया कि कुल संख्या की बात करेगा तो 13 हो जाएगा, ये आपको पता है। कुल संख्या तो कितना हो जाएगा 13, लेकिन बोलेगा मूलतः जो स्वर्ण वर्ण कितने हैं, तो दो अयोग वाह हैं, ना ये स्वर्ण वर्ण में ना ये व्यंजन वर्ण में, तो यही दो को हट जाता है। उसको फिर हम मूलतः की बात करेगा कि स्वर्ण वर्ण कितने, तो उस समय हमको 11 टिक मारना पड़ेगा। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंस है, यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है, इसलिए आप फोकस रहिए। अगर मूलतः बात करेगा, मूलतः स्वर्ण वर्ण की संख्या कितनी है, तो मूलतः की बात करेगा तो फिर आपको क्या हो जाएगा, मूलतः की बात करेगा तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, इसमें टोटली ये देखा गया है कि मूलतः जहाँ बात किया तो आपको 11 बोलना पड़ेगा। और अगर यहाँ पे बोल दिया कि ये बताओ कुल संख्या कितनी है, तो आपको बोलना पड़ेगा 13। देख रहे हैं यहाँ पे 13 लिखा हुआ। अयोग वाह बताएं कि अंग और अयोग वाह है, क्या है, अयोग वाह है। तो ये बात आपको भी स्वेच्छा अनुसार समझ में आ गया कि अयोग वाह क्या होते हैं, जो मतलब ना ये मतलब स्वर्ण वर्ण में आते हैं ना व्यंजन में वर्ण में आते हैं। फिर भी इसको हम लोग कुल की संख्या में अगर पूछा गया तो 13 बोलना, अगर मूलतः पूछेगा तो 11 बोलना स्वर्ण वर्ण। इसके आगे समझ लिए क्वेश्चन यहाँ से ज़बरदस्त उठेगा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं ये अंग और आह, ये इसमें चर्चा कर लेते थोड़ा सा, क्योंकि ये ऊपरे अंग आ के ऊपर बिंदु दिया था, इसको क्या बोलेंगे, आ के नीचे 2 बिंदु, इधर देख रहे हैं 2 बिंदु दिया, इसको क्या बोलेंगे। इसको हम अभी साइड में एकदम शॉर्टकट में बता देते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अनुस्वार, और ये बोलते हैं 2 बिंदु है, इसको बोलते हैं विसर्ग। इसी बारे में भी चर्चा करेंगे, अनुस्वार क्या होता है, विसर्ग क्या होता है। अनुस्वार और विसर्ग यानी कि ये नेम है, जब पूछ देगा कभी भी क्वेश्चन में कि आ के ऊपर बिंदु दिया हुआ है, ये क्या है, ऑप्शन में रहेगा तो आप कंफ्यूज रहेंगे। तो याद रखिए कि इसको अनुस्वार बोलेंगे। यहाँ लिख दिया अनुस्वार, देखिए बिंदु ऊपर दिया हुआ ना अनुस्वार, और अंग के नीचे 2 बिंदु दिया है, इसको क्या बोलेंगे, विसर्ग। तो कभी कभी सिंपल जो लो ग्रेड का जॉब होते हैं उसमें क्वेश्चन हिंदी से संबंधित ये क्वेश्चन बन जाता है। तो ये आपको ईजी समझ में आ गया यहाँ से। अब देखिए यहाँ पे अनुस्वार का थोड़ा सा इसमें देखेंगे, अनुस्वार का क्या देखेंगे, जो मतलब रूल थोड़ा सा देख लेंगे शॉर्ट में। ठीक है, अब इस चीज़ का आपको समझ ज्ञात हो गया होगा कि यहाँ पे ये जो लिखा गया है ये लाइन आपको थोड़ा सा लग रहा होगा मतलब एफर्ट इसमें। ये जो लाइन दिया हुआ है आ में ये अगर यहाँ का लिखते हैं, ठीक है, का लिखिए यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, का के साथ आ जाएगा, कोई दिक्कत। और यहाँ पे अगर यहाँ का लिखिए तो ये वाला आ जाएगा, या आ का आ जाएगा का यहाँ पे। अगर हर सही ई अगर ये वाला है तो ये वाला उड़ाना पड़ेगा इधर से, और तब यहाँ का लिखिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा कि ये वाला अगर ई का इस्तेमाल करेंगे तो इसको का लिखने के बाद यहाँ पे दुर्गाई ई का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये वाला हर्षऊ अगर ऊ वाला जो है उसको ऊ का उच्चारण करने के लिए अगर का लिखेंगे यहाँ पे, तो आपको ये जो होगा कू, लास्ट में देख रहे हैं कू जैसे ही बोलते हैं तो क्या हो जाएगा, उच्चारण में ऊ आता है, का बोलिए और लास्ट में वो अगर ऊ वाला जोड़ना है तो उसको कू, तो ये वाला लिखना पड़ता है हमको, ये वाला लेटर। अगर यहाँ का लिख करके यहाँ देखेंगे, यानी टोटली यहाँ पे का लिखिए आप, का। इससे ये ज्ञात होगा कि जो हमको साउंड लेना है, जो का लिखे तो इसमें आ का साउंड यहाँ आएगा, यहाँ अमिया का साउंड आ जाएगा, यहाँ सही का साउंड आ जाएगा, यहाँ दुर्गाई। देखिए कभी भी आप कंफ्यूज नहीं हुई। ये देखिए यहाँ पे, ठीक है, हर्षई का साउंड आ गया, दुर्गाई का साउंड आ जाएगा, हर्षऊ का साउंड आ जाएगा, दुर्गाऊ का साउंड आ जाएगा। यानी टोटली ये जो बाटा, ये जो 13 संख्या है, ये सभी का सैम्बल है। ये आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस करेगा। क्यों इंपॉर्टेंस करेगा, क्योंकि अभी इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रोल आगे है, इसलिए आपको बोल इंपॉर्टेंस रोल करेगा इसका। इसलिए आप समझ लीजिए इसको। अंग अगर लिखेंगे तो अगर इसको देखिए, अंग जो है ये सिरो रेखा है, ऊपर में बिंदु दिया गया। आह लिखेंगे ये सिरो रेखा है, ये 2 नीचे बिंदु दिया हुआ है। यानी देखिए यहाँ पे सिरो रेखा इसको बोलते हैं, सिरो रेखा के ऊपर सिरो रेखा के नीचे
सिरोरेखा के ऊपर, सिरोरेखा के नीचे। अगर अमिया आ का अगर जो सैम्बल यहाँ पे है तो ये नीचे है, ये सिरोरेखा के नीचे है। हर्षई का सैम्बल देखो सिरोरेखा के ऊपर में है, नीचे से ऊपर यानी ऊपर तक है, यानी इसको ऊपर बोलेंगे। सिरोरेखा के देखिए सिरोरेखा के ऊपर में दुर्गई ई भी है। हर्षऊ सिरोरेखा के नीचे है, ये सिरोरेखा है, इसके नीचे हर्षऊ है। दुर्गाऊ सिरोरेखा के नीचे है, री भी सिरोरेखा के नीचे ही है, ए भी सिरोरेखा के नीचे है, आई भी सिरोरेखा के नीचे है, ओ भी सिरोरेखा के नीचे है, औ भी सिरोरेखा के नीचे है, अंग भी आओ सिरोरेखा के ऊपर है जी, सिरोरेखा के ऊपर में है ए, सिरोरेखा के ऊपर में है आई, और ओ भी सिरोरेखा के ऊपर में है, और अंग भी सिरोरेखा के ऊपर में, आ जो है सिरोरेखा के नीचे। हम ये शब्द क्यों बोल रहे हैं बार बार आपको सिरोरेखा, इससे ये आपको थोड़ा सा ना कनेक्टिविटी जुड़ते जाए। हमसे आप जुड़े हैं तो आप थोड़ा सा इस बात को ज्ञात रखें कि सिरोरेखा क्या बोल रहे हैं। सिरोरेखा कहने का मेरा उद्देश्य ये है कि सिरोरेखा के, ये सिरोरेखा है, इस सिरोरेखा के नीचे आ रहा है अमिया। सिरो अगर हर्षई ई का इस्तेमाल करते हैं सैम्बल का तो सिरोरेखा के ऊपर में इस्तेमाल हो रहा है, यानी जो सिरोरेखा का देख रहे हैं ये सिरोरेखा है, इसके ऊपर में कौन कौन आ रहा है ये, तो ये सिरोरेखा ऊपर में है, ये भी सिरोरेखा के ऊपर में है, ये भी सिरोरेखा के ऊपर है, ये सिरोरेखा के ऊपर है, सिरोरेखा के ऊपर, सिरोरेखा के नीचे, सिरोरेखा के नीचे, सिरोरेखा के नीचे, ये सिरोरेखा के ऊपर, सिरोरेखा के ऊपर, सिरोरेखा के नीचे, सिरोरेखा के नीचे। ये शब्द आपके लिए अनचुक जैसा लग रहा है, लेकिन ये ज्ञात कर लीजिए, ये शब्द आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंस रोल करेगा। अभी थोड़ा अभी आगे बढ़ते हैं तब, अभी अंग अनुस्वार जब पढ़ेंगे ना तो यही चीज़ को थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन करेगा, सिरोरेखा क्या बोल रहे हैं। तो सिरोरेखा का समझ में आ गया आपको, ये सिरो अमिया आ का सैम्बल ये है, हर्षई का सैम्बल एने से ऐसा उड़ाते हैं इधर से, दुर्गई का सैम्बल इधर से उड़ाते हैं। मेरा वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा, लेकिन चीज़ को ज्ञात आपको समझने में ईजी होगा, ये मेरा गारंटी है। ये इसलिए आपसे बिना निवेदन है कि वीडियो पर लास्ट तक बने रहे, ज़्यादा वीडियो को भागने का कोशिश ना करें, एक वीडियो से दूसरे वीडियो दूसरी लॉजिक आपको क्लियर नहीं होगा तो फिर आप पढ़ के क्या करेंगे। तो यहाँ देखिए हर्षऊ दुर्गाऊ ये सभी क्या सिरोरेखा के नीचे है, री भी यहाँ पे दिख रहा है सिरोरेखा के नीचे है, ये इसका क्या सैम्बल है, इसका जब भी सब सैम्बल है, ये 13 यहाँ संख्या है, ये 13 यहाँ है, आप ये से जोड़ लीजिए यहाँ पे, ये किसके लिए उच्चारित हो रहा है, कौन सा है, ये वाला देखिए, ये वाला आपके सामने लिखते हैं, ये किसके लिए हो रहा है। ठीक है आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब थोड़ा सा सिरोरेखा ऊपर नीचे समझ में आ गया आपको। अनुस्वार का प्रयोग, अनुस्वार ये अभी बताए थे, अंग वाला अनुस्वार होता है और आह वाला विसर्ग होता है। तो अनुस्वार का प्रयोग अभी देखेंगे हम लोग। ये वाला अनुस्वार देखिए, यहाँ पे अनुस्वार होता है जिसमें संस्कृत शब्द में इस्तेमाल करते हैं। कहाँ इस्तेमाल करते हैं, संस्कृत शब्द में, और हिंदी शब्द में भी इस्तेमाल करते हैं। तो बोलेगा कि बताइए हिंदी शब्द में भी अनुस्वार का प्रयोग होता है, संस्कृत में भी होता है। तो हमको ये कहना है कि अनुस्वार का प्रयोग संस्कृत शब्द में ही इस्तेमाल करेंगे ज़्यादातर हम लोग कहाँ यूज करेंगे, संस्कृत शब्द में इस्तेमाल करेंगे। यहाँ देखिए संस्कृत शब्द है ना, यहीं इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, हिंदी शब्द में इस्तेमाल नहीं करते। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये संस्कृत शब्द में पहले अनुस्वार का ही प्रयोग होता है, हिंदी शब्द में हमको चंद्रबिंदु का प्रयोग करना पड़ता है। अब चंद्रबिंदु क्या होता है, तो देखिए हिंदी शब्द में हम ज़्यादातर चंद्रबिंदु कैसा होता है बताते हैं आपको। यहाँ देखिए ये है चंद्रबिंदु, जैसे देखिए ये 5 कांच बूंद, यहाँ पे देख रहे हैं, अनुस्वार का प्रयोग ना करें, चंद्रबिंदु का प्रयोग करें। क्यों, क्योंकि ये हिंदी शब्द है। तब बोलेंगे कि यहाँ भी तो हिंदी शब्द है, ये यहाँ भी हिंदी शब्द है, तो इसमें हम लोग इस्तेमाल क्यों नहीं किए। तो इसमें इस्तेमाल इसलिए नहीं किए क्योंकि हिंदी शब्द में ये देखा गया है कि अगर चंद्रबिंदु हम यहाँ प्रयोग करते हैं हिंदी शब्द में, तो इसमें रीज़न ये हो जाता है कि चंद्रबिंदु जो है ना, चंद्रबिंदु देखिए, ये चंद्रबिंदु का इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे मे वाला में, तो क्या होगा कि इसका जो उच्चारण करने का जो यहाँ पे चंद्रबिंदु यूज करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, अक्षर में पहचान में नहीं आ पाएगा, पहचानने में प्रॉब्लम होगा। अगर क्यों है, क्यों भी हिंदी शब्द है, तो इसमें पहचानने में नहीं आएगा कि अगर हम चंद्रबिंदु हिंदी शब्द तो है, क्यों, ये क्यों का संस्कृत का थोड़ी है जी, ये हिंदी शब्द में भी क्यों आता है ना। तो क्यों हिंदी शब्द में है, तो इसका मतलब ये है कि इसमें हम चंद्रबिंदु लगाने के वजह ना लगा करके अनुस्वार का ही प्रयोग क्यों किए। इसका रीज़न, अब खास रीज़न आपको आइडिया लग जाएगा। अब जो आप सिरोरेखा के बार बार बोले थे, सिरोरेखा, यही प्रॉब्लम है। देखिए अगर वहाँ पे देखेंगे तो ये लिखा हुआ संस्कृत शब्द, इसमें तो ऑलरेडी लगेगा ही, अनुस्वार का ही प्रयोग करेगा। चंद्रबिंदु तो संस्कृत शब्द में होना ही नहीं है।
जब नहीं होना है तो हिंदी शब्द में भी हम लोग अनुस्वार का प्रयोग कर देते हैं। इसका रीज़न यही है कि देखिए लिखा हुआ सिरोरेखा के ऊपर, सिरोरेखा के ऊपर देख रहे हैं, ये सिरोरेखा है, मे के ऊपर एगो ए का स्वर्ण दिया हुआ है तो मे हो गया, क्यों के ऊपर यो ओ का स्वर्ण दिया हुआ था क्यों हो गया, नहीं के ऊपर एक यहाँ पे बिंदु का स्वर्ण दिया हुआ था, नहीं हो गया। तो ये सभी क्या है, सिरोरेखा के ऊपर है। और सिरोरेखा के ऊपर में हिंदी शब्द होने के बावजूद भी हम लोग को प्रॉब्लम ये है कि सिरोरेखा के ऊपर में जो है उसमें अगर हिंदी शब्द है तो सिरोरेखा के ऊपर में जैसे मे के ऊपर भी उड़ाया हुआ है, क्यों के ऊपर भी ऊपर उड़ाया है, नहीं के ऊपर, सिरोरेखा के ऊपर वाला शब्द में हम चंद्रबिंदु नहीं लगाएंगे, हिंदी शब्द है तब भी। फिर बोलेंगे नहीं आप संस्कृत शब्द में इसको बना दिए हैं, संस्कृत शब्द हम क्यों बनाएंगे। हिंदी ग्रामर ने ये बताया कि नहीं, अगर आप चंद्रबिंदु इस्तेमाल करते हैं तो उसको जो पढ़ने वाला जो है, जो रीडर है, वो क्या सोचेगा कि क्या लिखा हुआ है, उसको लगेगा कि क्या लिखा गया, उसमें थोड़ा सा अक्षर में क्या होगा, हेर फेर हो जाएगा। इसके लिए बताया गया कि ये हिंदी शब्द है फिर भी हम इसमें क्या करेंगे, चंद्रबिंदु ना लगाएंगे, जबकि चंद्रबिंदु लगाना था लेकिन नहीं लगाने बोला। क्यों? क्योंकि ये सिरोरेखा के ऊपर वाला शब्द है। सिरोरेखा के ऊपर वाला शब्द में हिंदी शब्द रहने के बावजूद भी हम क्या लगाएंगे, अनुस्वार का ही प्रयोग करेंगे, बिंदु का ही प्रयोग करेंगे, हिंदी शब्द तब भी, जबकि संस्कृत वर्ड में तो ऑलरेडी लगता है, लेकिन हिंदी शब्द में भी हम लोग क्या करेंगे, सिरोरेखा, सिरोरेखा बताया था ना, ये सिरोरेखा देख रहे हैं, सिरोरेखा के ऊपर, जैसे ये सिरोरेखा के ऊपर है, 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 तो ये सब सिरोरेखा के ऊपर में अगर यहाँ चाहेंगे कि अब चंद्रबिंदु लगाएंगे तो ये पढ़ने में थोड़ा सा ना, चंद्रबिंदु लगाने से क्या हो जाएगा, थोड़ा सा पढ़ने में प्रॉब्लम होगा। क्या होगा, पढ़ने में प्रॉब्लम, पढ़ने में थोड़ा सा पढ़ने में प्रॉब्लम होगा, यही और रीज़न कुछ नहीं है इसमें, पढ़ने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, बस यही रीज़न है। ठीक है, तो ये होगा, आपको क्लियर हो गया आपको, सिरोरेखा के ऊपर में जिस तरह से रहेगा तो हमको क्या करना है, हिंदी शब्द में होने के बावजूद भी हम नहीं लगा सकते हैं, क्या नहीं लगा सकते हैं, चंद्रबिंदु नहीं लगा सकते, अनुस्वार का ही प्रयोग करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, जैसे अब ये हो गया पंचम वर्ग। पंचम वर्ग क्या होता है, पंचम वर्ग जैसे आप बोलेंगे, पंचम वर्ग में भी हम लोग जैसे कंठ लिखते हैं, कंठ में एक और नया नियम है, यहाँ पे अनुस्वार का प्रयोग करते हैं। एक अनुस्वार का प्रयोग यहाँ हिंदी संस्कृत शब्द में होगा, एक हिंदी शब्द में होगा। जब ये सिरोरेखा के ऊपर में अगर बात हो, हिंदी शब्द हो, तो उसमें हम लोग चंद्रबिंदु का प्रयोग करते हैं, लेकिन वहाँ पे मजबूरन बस हमको ये इस्तेमाल को रोकना पड़ता है चंद्रबिंदु को, वहाँ पे हम लोग अनुस्वार का ही प्रयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं, ये कंठ वाला जो दिख रहा है आपको, ये कंठ वाला ये पंचम वर्ग है। ये का अगर बोलेंगे यहाँ पे ठा का पंचम वर्ग क्या है, ना, तो यहाँ पे ना लगा दिया, तो यहाँ पे इस कंठ और ये कंठ दोनों बराबर है। ये पंचम वर्ग आपको समझना पड़ेगा, का से आज्ञा के बीच में जो 25 है जो वर्ण है, उसमें वर्ण उसमें पंचम वर्ग होते हैं, प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग, तृतीय वर्ग, चौथा वर्ग, पंचम वर्ग भी होते हैं, तो उसको पंचम वर्ग समझना पड़ेगा आपको। तो पंचम वर्ग आपको नीचे डिटेल में समझा ही देते हैं आपको। देखिए पंचम वर्ग होता क्या है एक्चुअल पंचम वर्ग के बारे में अगर चर्चा हुआ है तो आपको समझाने का प्रयास में है। देखिए ये हो गया क वर्ग में पंचम वर्ग, प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग, तृतीय वर्ग, चौथा और पांचम, ये पंचम वर्ग है। चा वर्ग देखिए, चा वर्ग में प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग, तृतीय वर्ग और ये चतुर्थ वर्ग है ना, ये चतुर्थ वर्ग हो गया। और ये हो गया आपका, यहाँ देखिए चतुर्थ वर्ग, चा वर्ग में पंचम वर्ग, पंचम वर्ग यहाँ है। ट वर्ग में ट वर्ग, ठ, ड, ढ, मूर्धन्य, ये पंचम वर्ग है। त वर्ग हो गया, ये प वर्ग हो गया। ये टोटल 25 संख्या में टोटल है, इसका टोटल संख्या कितने हैं, 25 है। तो ये हो गया आपका पंचम वर्ग। आपको ये स्पष्ट क्लियर हो गया। अब हम लोग चलते हैं वहीं पे जहाँ पे थे, ये आपका यहीं थे और थोड़ा सा नीचे, बस यहीं पे थे। तो ये आपका हो गया पंचम वर्ग। कोई यहाँ पे आपको जरा सा भी दिक्कत नहीं हो, सिरो रेखा के ये वाला तो आपको क्लियर हो गया। सिरो रेखा के हिंदी शब्द रहेगा तब भी हम लोग अनुस्वार का ही प्रयोग कर लेंगे। सिरो रेखा खाली ऊपर, सिरो रेखा के ऊपर रहेगा तो हिंदी शब्द में भी हम लोग अनुस्वार का प्रयोग करेंगे, जबकि ये सही नहीं माना जाता, लेकिन फिर भी शब्द में हेर फेर होने की वजह से इसको रोका गया है। अब देखो, अब इसी तरह यही वर्ड चंद्रबिंदु वाला जो आप बताए थे, ये तो हो गया आपको पंचम वर्ग। देखिए था जो पंचम वर्ग है, और ये बा है, बा का पंचम वर्ग माँ हो जाएगा, धा का पंचम वर्ग ना होगा। तो जैसे देखिए बा का पंचम वर्ग माँ था तो माँ ले लिया, धा का पंचम वर्ग ता था दादा, और ना था तो ना ले लिया। तो ये हो गया पंचम वर्ग, संबंध में आ गया पंचम वर्ग। इस तरह संबंध लिख सकते हैं। कंठ में टाठा वाला जो आ गया ना, मूर्धन्य ना वाला जो हो गया, तो उसमें यहाँ पे पंचम वर्ग ले लिया।
तो ये हो गया आपका, थोड़ा सा हिंट्स दे दिए, थोड़ा सा सब चीज़ को डिटेल में समझाने के प्रयास में ही आपको रखा गया बात को। अब आते हैं चंद्रबिंदु। चंद्रबिंदु क्या होता है? चंद्रबिंदु जो होते हैं ये प्रायः हिंदी शब्द में होते हैं। अब ऊपर में बोलेंगे कि यहाँ हिंदी शब्द था, हिंदी शब्द में हमको यहाँ पे चंद्रबिंदु नहीं लगाएं, ये भी हिंदी शब्द, ये भी हिंदी शब्द। मजबूरी यही है कि सीरो रेखा के ऊपर में हम ये वाला वर्ड, जितना भी ये सीरो रेखा दिख रहे हैं, ये वाला के साथ हम नहीं लगा सकते हैं। ये वाला सीरो रेखा है, अगर सीरो रेखा ऊपर में है तो यहाँ पे हिंदी शब्द है, फिर भी हम चंद्रबिंदु नहीं लगा रहे। लेकिन एक बात याद रखिए कि सीरो रेखा के हम, ये सीरो रेखा के अगर नीचे, सीरो रेखा के नीचे वाले शब्द, जैसे आपको दिख रहा है, आपको सीरो रेखा के नीचे, सीरो रेखा के नीचे वाले शब्द को में हम क्या करते हैं, हिंदी शब्द में चंद्रबिंदु लगा ही देते हैं। इसमें कभी कभी क्या होता है ना कि हम लोग सीरो रेखा के नीचे वाला में लगाना छोड़ के हम अनुस्वर का ही प्रयोग कर लेते हैं। ये होता है प्रायः कब, जब ये टाइपिंग करते हैं तब इस्तेमाल में आ जाता है। टाइपिंग समझते हैं, जब आप टाइपिंग टंकन जो करते हैं, टंकन, तो उसमें इस्तेमाल में जाता है, बाकी टाइम नहीं इस्तेमाल में आता। जैसे देखिए पाँच, कांच, बूंद, ये सभी क्या है, हिंदी शब्द है। तो चंद्रबिंदु सीरो रेखा के नीचे में प्रायः हिंदी शब्दों में ही चंद्रबिंदु लगता है। यानी सीरो रेखा नीचे, ये देखिए सीरो रेखा है, ये सीरो रेखा, सीरो रेखा, सीरो रेखा, ये सभी सीरो रेखा के नीचे है। जैसे मैं यहाँ देखिए 5, ये वाला में आ गया तो ऊपर में चंद्रबिंदु लगाया। कांच में ये वाला, यहाँ देखिए कांच में यही वाला आ गया तो ऊपर में चंद्रबिंदु लगाया। बूंद में ये वाला बूंद लिखा तो ये वाला ऊपर में चंद्रबिंदु लगाया। यानी कि इसमें अनुस्वार का प्रयोग नहीं। लेकिन हमारे से मिस्टेक हो जाता है कभी कभी, देखिए आगे लिख दिए हैं, चंद्रबिंदु का प्रयोग ना करके अनुस्वार का प्रयोग कर सकते हैं। टाइपिंग करते हैं तब हमें लिखा भी मिलता है, इस तरह का लिखा भी मिलता है। ऐसा नहीं कि नहीं लिखा होता। देखिए ये 5 को हम इस तरह भी 5 लिख देते, देखिए, लेकिन ये गलत माना जाएगा। हिंदी व्याकरण के अनुसार अगर आप टाइपिंग कर लेते, आपको टाइपिंग में ईजी होता है, काम चलाव हो जाता है, तो वो ठीक है। लेकिन हिंदी व्याकरण में अगर ज़्यादातर जो हिंदी का अगर टीचर होंगे, हिंदी का स्पेशलिस्ट, अगर आप उसी में आप विशेष ज्ञान प्राप्त किए और उसमें आप गलती करेंगे इस तरह से, तो आपका नंबर काट लिया जाएगा। इसलिए आप इस चीज़ को ज्ञात रखिए कि सीरो रेखा के नीचे वाले शब्द में 5 लिखने के लिए ये वाला बिंदु ना प्रयोग करके चंद्रबिंदु का प्रयोग करें। क्यों? क्योंकि ये हिंदी शब्द है, ये हिंदी शब्द है। 5 में अगर संस्कृत बोलेंगे पंचम बोलते, पंचम, षष्टम, तो वो वाला शब्द में हम लोग अनुस्वार का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन यह हिंदी शब्द नहीं, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 5 जब लिखते हैं तो हिंदी शब्द है। तो हिंदी शब्द में आप चंद्रबिंदु का ही प्रयोग करें, बिंदु का प्रयोग ना करें। इससे आप परहेज करें, इससे बचें, आपके लिए मतलब अच्छा रहेगा, आपका समझ डेवलप रहेगा, आप किसी को समझा सकते हैं। तो आप समझ में आ गया सीरो रेखा, ये सीरो रेखा के नीचे वाले शब्द, ये शब्द के जब भी हम लोग हिंदी शब्द में अगर देखेंगे तो उसमें क्या करेंगे, अनुस्वार का, चंद्रबिंदु का प्रयोग करेंगे ना। अब देखो टाइपिंग में ये सब लिख देता है 5 कांच बूंद, ये वाला कांच 5 बूंद, ये भी सही है, ये भी सही है। लेकिन ज़्यादातर जो ग्रामेरियन जो है, अगर स्पेशलिस्ट होंगे, यार आप भी स्पेशलिस्ट पढ़ाई कर रहे हैं हिंदी से, तो फिर आपका खैर नहीं है, आपको का नंबर काट लिया जाएगा। इसलिए आप बचिए सबसे। ज्ञान के लिए भी ज़रूरी है। लोग सोचता है कि 2 और 5 ऐसे भी लिख दो, 5 ऐसे भी लिख दो, क्या फ़र्क पड़ता है, लिखो। लेकिन समझदारी है कि जो पढ़ लिए हैं थोड़ा सा ज्ञात रखिए, दिमाग में रखिए, इस चीज़ को इस्तेमाल में भी रखिए डेली लाइफ। क्योंकि अब हिंदी मात्र इंडियन है, अब इंडियन लोग ही इसका अगर जिक्र ना करें, इंडियन लोग ही इसको भुला जाए, तो फिर आपका जान ही रहे हैं कि भाषा का फिर खेल ख़त्म हो जाएगा। तो सब इसे थोड़ा सा आप समझदार रहिए। इसको ध्यान में, जब भी 5 लिखे, सीरो रेखा के नीचे लिखा हुआ है, इसमें अगर बिंदु देना है तो बिंदु मत दीजिए, हिंदी शब्द है, इसमें चंद्रबिंदु दीजिए। कांच ये वाला काहे लिख देते हैं 5, ये इस तरह से नहीं, कांच लिखे तो ये वाला चंद्र बिंदु ना दे करके ये वाला कांच करिए, इसे भी चंद्रबिंदु का हिंदी शब्द में नहीं, कांच इसलिए। बूंद, ये हिंदी शब्द में है बूंद, तो इस तरह का है बूंद लिखते हैं, इस तरह लिखिए बूंद। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इस तरह हो गया है सीरो रेखा के नीचे का, ये है सीरो रेखा के नीचे हिंदी शब्द में प्रायः हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अनुस्वार का, चंद्रबिंदु का प्रयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये विसर्ग वाला है, यहाँ से विसर्ग वो थोड़ा टॉपिक कट गया, यहाँ से विसर्ग है। विसर्ग में ये देखिए अतः, अंततः, ये 2 बिंदु वाला विसर्ग है, जो हम लोग अंग आ पढ़ रहे थे ना, उसी वाला। आगे बढ़ते हैं। ये हो गया अतः, ये अतः और अंतस्था, वो तो समझ 2 उदाहरण दिए थे। अब आते हैं विदेशी से अवगत ध्वनियाँ। विदेशी से अवगत ध्वनियाँ भी स्वर्ण वर्ण में है, जो है अर्धचंद्र बिंदु, जिसमें यहाँ पे तो दियाता है बिंदु, लेकिन ये अर्धचंद्र बिंदु इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? अर्धचंद्र बिंदु।
जैसे ही आपके सामने ये वाला अर्धचंद्र बिंदु देखिए, ये अर्धचंद्र बिंदु है, ये भी अर्धचंद्र है, इसमें अर्धचंद्र बिंदु वाला यही है, जिसमें अर्धचंद्र बिंदु में ये अगर इस्तेमाल करेंगे इसका, यहाँ पे देखिए ऑक्स, ऑक्स में देखिए, ऑक्स में होता है बैल, क्या होता है बैल, ये वाला देखिए, ये वाला आप देखिए इसको, ऑक्स में क्या होता है बैल। अब बैल होता था, ये ऑक्स जो साउंड लिए हैं, इसको उच्चारित जो साउंड है इसको हम लिखेंगे तो लिखने में मेरे पास एक वैसा लिखने का सपोर्ट में मेरे पास जो वर्ड नहीं था, तो उसके लिए हम एक अंग्रेजी से विदेशी से अवगत ध्वनियाँ, उसके लिए अर्धचंद्र बिंदु का एक बनाए और उसके बाद उसका इस्तेमाल विदेशी से अवगत ध्वनियाँ जो है स्वर्ण वन में शामिल किया गया, जिसको लिखने में मतलब बेहतर हो, उसका उच्चारण करने में अंग्रेजी के जैसा ही उच्चारण हो, ना कि हम हिंदी जैसा कर लें, क्योंकि उसका साउंड अलग होगा, तो उसके साउंड के उसी साउंड के हिसाब से उच्चारण करने के लिए उसका अर्धचंद्र बिंदु का इस्तेमाल किए। जैसे हम लोग डॉक्टर बोलते हैं, डॉक्टर, लेकिन यहाँ पर तो डॉक्टर क्या होता है डॉक्टर, इसको थोड़ा सा क्या होता है अर्धचंद्र बिंदु जैसा इस्तेमाल करेंगे। डॉक्टर में से होता है चिकित्सा, इसके लिए साउंड के लिए हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल किए ये वाला वर्ड। स्वर्ण वर्ण में उच्चारित स्थान, आप समझते हैं स्वर्ण वर्ण का उच्चारित स्थान, यहाँ पे आता स्वर्ण वर्ण का उच्चारित स्थान देखिए यहाँ पे, जब भी आप उच्चारित स्थान की बात करेंगे तो इस बात को ध्यान रखिएगा, यहाँ पे क्या ध्यान रखना है, उच्चारित स्थान यानी कि आ और आ हम लोग कहाँ से, कंठ से, यहाँ से बोलते हैं। मेरा जो फोटो इमेज देख रहे होंगे, देख पा रहे, ठीक है, यहाँ से बोलेंगे, यहाँ देखिए मेरा इमेज दिख रहा है, यहाँ से कंठ से बोलते हैं, इसको बोलते हैं कंठाय, कंठाय, कंठाय कौन सा वर्ग है, कंठाय वर्ग, कंठाय वर्ग। और ई बोलने के लिए हम तालु से बोलते हैं, तालु समझते हैं, तालु मतलब होता है जहाँ से आप चा वर्ग बोलते हैं, च छ, तो वहीं से ई, जैसे आपको बताते हैं नीचे देखिए एक आपका फिगर बनाया गया, जैसे देखिए ये चा वर्ग जो है यहाँ पे देखिए, चा वर्ग है, यहीं से चा वर्ग है, जा वर्ग बताया था ना, का वर्ग और ख वर्ग, उसमें का वर्ग हो गया एक, उसके बाद चा वर्ग था, उसके बाद टा वर्ग था, उसके बाद पा वर्ग था, ये वाला आपको यहाँ दिखेगा, जो यहाँ देखिए ये वाला, ये आपको ज्ञात होगा, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, यही आपको मिलेगा। अगर का वर्ग आप बोलेंगे ना तो ये बात याद रखिए कि का वर्ग बोलने के लिए आपको क्या बोलना पड़ेगा, कंठ से बोलना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे का वर्ग है ना, तो आप कंठ का सहारा लेंगे यहाँ से, ये वाला देख रहे हैं एरो दिया गया, फिगर में भी आपको इस चीज़ को ज्ञात होगा। देखिए का वर्ग में आपको कंठ का प्रयोग करना ही पड़ेगा, ये कंठ यहाँ का देख रहे ये वाला, ये यहाँ फिगर में बता रहा है, यहाँ भी हम भी अपने फिंगर से बता रहे हैं, यहाँ पे भी बता रहे हैं, माउस स्क्रॉल से दिखा रहे, देखिए माउस बोलिए या फिर यहाँ पे पेन, इससे थ्रू बता रहे हैं आपको, है ना, तो ये कंठ से होता है। तो ये इसी प्रकार से जब हम जो का वर्ग टा वर्ग भी हो सकता है, तरीके हम लोग को व्यंजन वर्ण पढ़ना नहीं है अभी, तभी हमको पढ़ना स्वर्ण वर्ण को ही देखेंगे कहाँ कहाँ से होगा। तो ये देखिए आप सबसे पहले यहाँ समझते जाइए, इसको कंप्लीट कर लीजिए उच्चारण के हिसाब से, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तक वर्ण हो गया, उच्चारण के वर्ण हो गया, उच्चारण, अब हम लोग उच्चारण, हमारा वैज्ञानिक भाषा ही है, उच्चारण के हिसाब से बांटा गया है। जैसे देखिए आ और आ, इस तरह कभी हिंदी में कभी नहीं, इंग्लिश में कभी नहीं देखेंगे आप, क्यों, क्योंकि वो वैज्ञानिक तरीका से नहीं है, उसको बस बना दिया गया है, फिर उसके बाद बहुत ज़्यादा उसको कॉम्प्लिकेटेड करके थोड़ा सा रखा गया है, ताकि लोगों को ना थोड़ा सा उसको साउंड से मतलब है, लेकिन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करके रखा है, तरीका से नहीं रखा। जिस तरह हिंदी में वर्ण उच्चारण के स्थान देखिए कंठ से, ई और ई का तालु से, यानी जहाँ से आप चा छा बोल रहे हैं वहीं से ई बोलिए, तो उसको तालव्य वर्ण बोलते हैं, तालव्य वर्ण। अब आगे बढ़ते हैं, ऊ और ऊ, ओष्ठ्य वर्ण बोलते, इसको बोलते हैं, इसमें क्या हो गया, होठ से बोलते हैं, होठ से, जहाँ से पा फा बोलते हैं ना वहीं से बोलिए आप, ठीक है। ये हो गया आपका री, ये मूर्धा, जहाँ से आप टाठा बोलते हैं वहीं से हो गया ये री, इसको मूर्धन्य वर्ण बोलते हैं। तो ये उच्चारण हो गया, ये ए और आए। अब इसके लिए आपको याद नहीं रखना है, कैसे नहीं याद रखना है, जैसे आ और ई मिलके क्या बना है, ए बना है, तो आ जो है आपका क्या है, ये कंठ से बोला जाता है, ई जो है आपका तालु से बोला जाता है, और ई दोनों मिलके ए बना है, तो हम बोलेंगे कंठ और तालु,
कुछ नहीं, आर ए कंठ से और तालु से मिलके बनेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम ऑलरेडी समझ चुके हैं कि आ और ई मिलके ए बना है, आ और ए मिलके बना आए, यानी इस चीज़ को समझिए बढ़िया से। आ और ई, आ जो तुम्हारा कंठ से, ई है तुम्हारा तालु से, तो ये कंठ और तालु से, यानी कंठा तालव्य वर्ण बनना। ये कंठ और तालु से, कभी कभी उच्चारण से दृष्टि से भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि बताइए ए और आई ये कहाँ से बोला जाता है, तो कंठ और जो चार वर्ग जो हम लोग अभी हर्षाई वाला तालु से पूछे ना, हर्षाई दुर्गाई तालु से बोला जाता है, यानी दो को याद रखिएगा आप, कौन सा, कंठ से और तालु से, तब बाकी आपको याद करने की जरूरत नहीं है। क्यों? अरे वो होठ से, ये वाला याद रखिए, तीन को, जहाँ से पा फा बा भा भा बोलते हैं, तो ये वाला अगर याद रखेगा, तीन को याद रहेगा आपको, तो तीन ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये इसका बनावट दो वर्ण, दो इसमें स्वर्ण वर्ण से मेल से हुआ है। आ और ई से ए बना है, आ और ऊ से ओ बना है, आ और ओ से औ बना है। तो ये अगर ये दोनों अगर इजीली याद हो जाएगा। देखिए होठ से ऊ और ऊ होठ से बना है। अब आगे बढ़ते हैं, ऊ और ओ मिलके क्या बना है, ऊ और ओ मिलके ओ बना है। तो अब इसमें यहाँ देखिए, अगर ओ वाला में आएंगे तो वहाँ देखिए कंठ और होठ आएगा। क्यों? क्योंकि इसमें ये स्पष्ट पता चल गया कि कंठ में क्या होता है, यहाँ पे आ दिखेगा आपको, ये वाला आ दिखेगा और ऊ दिखेगा, तो कंठ में आ गया, और ऊ क्या है तुम्हारा, होठ से है, तो कंठ और होठ दोनों मिला के ओ दिखेगा। कंठ और होठ, ये आ और ऊ मिलके, तो आ तुम्हारा कंठ से, ऊ तुम्हारा होठ से, तो कंठ और होठ से मिलके बना। तो ये आपको क्लियर हो गया यहाँ पे। अब आगे बढ़ते, देखिए कंठ और तालु हो गया, ये वाला भी, इसमें आ और ई मिल के बना है, तो ए बना है, तो इसलिए कंठ और तालु से, इसको कंठ तलाय बोलते हैं। अब देखिए इसमें ये वाला फिगर आपको समझा देते थोड़ा सा शॉर्ट में। अब आ गया फिगर तो समझा ही देते। जैसे आपको फिगर दिखने में लग रहा है, आ में उच्चारण देखिए, डायरेक्टली आप दिखा देते हैं। कंठ, कंठ वाला जो है ये वाला फिगर, ये आ और अंग जो है यहाँ पे, ये कंठ से आएगा। कहाँ से आएगा? कंठ से। और कंठ और तालु, कंठ और तालु बताया था ना कि ये ई और ए मिलके, ई जो है तुम्हारा तालु से होता है, और आ जो मिलके बना है तुम्हारा कंठ से, तो आ और ई मिलके ए बना है, तो हो गया कंठ और तालु। जैसे देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे हर्षही दुर्गई, ये ऊपर में तालु से, तालु दिख रहा है, नीचे कंठ दिख रहा है, तो आ और ई दोनों मिल से बना है ए, तो ये कंठ और तालु हो गया। तो इसमें देखिए ऊपर का भी सहारा कंठ से तालु वाला लिया है, इस तालु वर्ग यहाँ पे है, और ये कंठ वर्ग। तो हम ए बोलते हैं जब, तो हमको दोनों सहारा लेना है, ए यानी यहाँ पे तालु का भी सहारा लेना पड़ता है और कंठ का भी लेना पड़ता है। इसलिए हम ये यार, ये ए का उच्चारण ही होता है आ और ई मिलके, ठीक है। ओ, आओ और अंग्रेजी वाला ओ साउंड जो है, इसको अगर तीनों को देखा है, कहाँ से होता है, ओष्ठ और कंठ से, क्योंकि आ और ऊ मिल के बनता है। तो आ के लिए कंठ, ऊ के लिए ओष्ठ, तो कंठोष्ठ, इसको बोलते हैं कंठोष्ठ वर्ग। इसमें कंठोष्ठ, आ और ऊ मिल के बना है ओ, इसको बोलेंगे कंठोष्ठ। जिससे ऊपर में भी आपको देखे ना, यहाँ पे तो ऑलरेडी दिखा दिए थे आप लोग, इस चीज़ को यहाँ पे देखे थे। यहाँ पे ऑलरेडी आपको दिखा दिए थे। यहाँ पे देखिए आ और ऊ मिलके ओ बना है, ठीक है, आओ बना है, आ और ओ मिलके बना है। लेकिन हम यहाँ स्टार्टिंग में देखेंगे आ और ऊ मिलके बना है, तो आ का मतलब कंठ और ऊ का मतलब ओष्ठ, कंठोष्ठ हो जाएगा। तो कंठ और ओष्ठ मिलके हो गया यहाँ पे। तो यहाँ भी ये चीज़ है सिंपल में। किसी तरह से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, सब यहाँ पे लिख दिए हैं, एक एक वर्ण का यहाँ बता दिए उच्चारण स्थान, ठीक है। इसमें पा वर्ग ता वर्ग आपको समझ में आ गया वो, ठीक है। नहीं तो यहाँ पे आप री का उच्चारण देखिए, री का उच्चारण मूर्धा से है। मूर्धा मतलब जहाँ टा वर्ग से आप उच्चारण करते हैं ना, वहीं से आप री का उच्चारण कीजिए, री, ठीक है। जहाँ से टा वर्ग टा ठा बोलते हैं ना, वहीं से आप री का उच्चारण कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपको फिगर समझ में आ गया होगा। दांत, जहाँ दांत में हम बात करते हैं, ये दांत, दांत क्या होता है, ता वर्ग,
जहाँ से अब ता था बोलते हैं वहीं से दांत दंत होता है, तो ये ता वर्ग हो गया। लेकिन ता वर्ग अभी आपको पढ़ना है स्वर्ण वर्ण का उच्चारण। तो स्वर्ण वर्ण यहाँ देखिए ऊ और ऊ का उच्चारण ओष्ठ। ओष्ठ कहाँ होता है, देखिए ये ओष्ठ होता है आपका होठ, जहाँ से पा फा बोलते हैं वहीं से आप बोलिए पा वर्ग जहाँ से है, यानी पा फा बा भा मा, तो वहीं से बोलिए ऊ, यानी उसी तरह आपको ओठ घूमेगा, सेम टू सेम। आगे बढ़ते हैं हम लोग। वो ज़्यादा इसमें टा वर्ग पा वर्ग ये सभी आप समझ रहे होंगे, ये सब उच्चारण आपका हेल्प के लिए लिया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। स्वर्ण वर्ण का वर्गीकरण देखिए, वर्गीकरण जो हुआ है, वर्गीकरण जो हुआ है उसमें ये बताया गया है कि मात्रा या उच्चारण के काल के आधार पर, जैसे अब कोई भी स्वर्ण वर्ण है उसका वर्गीकरण मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर, यानी जैसे मान लीजिए जब हम कोई चीज़ उच्चारण करते हैं तो उसमें इस बात को ध्यान रखते हैं कि उसमें स्वतंत्र रूप से बोला जाता है कोई वर्ण, और कोई वर्ण उसमें दो दो को मिल के बनता है। जैसे ए आय ओ आओ अंग आ की बात करेंगे तो ये सभी क्या है, स्वतंत्र रूप से नहीं बोला जाता, उसमें भी क्या है, उसमें भी डबल डबल है। क्या है, डबल डबल, यानी स्वतंत्र रूप से नहीं है। और अगर ए की बात करेंगे, अभी बताया था ना कि ए का जो बनावट है आ और ई से मिलके बना ए, आ और ई से ए मिला है, बन के मिला है। अब आय का उच्चारण हुआ है ए और ई से मिलके बनेगा आय, और ओ का उच्चारण हुआ है आ और ऊ से मिलके बना है ओ। तो यानी स्वतंत्र रूप से जो उच्चारण होता है उसको अलग रखेंगे, और जो मेल से बना है उसको अलग रखेंगे, यानी कि उच्चारण के आधार पर उसको बांटा गया है। यानी कि जो आ मियाँ में जो खेल चल रहा है इस बात का है कि कौन सा शब्द है जो स्वतंत्र रूप से बोला गया है, जिसमें आ। अब अमिया आ वाला उसमें भी क्या है, स्वतंत्र रूप से मतलब सोचिए कि ना के बराबर है, उसको हम देखेंगे अभी स्वतंत्र रूप से कौन कौन सा वर्ण है। फिर हम देखेंगे जीव का प्रयोग के आधार पर देखेंगे कि जीव का प्रयोग, जैसे आपका जीव का प्रयोग के आधार पर देखेंगे कि कौन कौन सा वर्ण आते हैं। फिर आपको देखेंगे होठों या ओठों की स्थिति के आधार पर, यानी कि आपको होठ जो स्थिति है उसको देखेंगे, है ना। उसके बाद देखेंगे घोषत्व के आधार पर, यानी घोषत्व का मतलब क्या होता है, यानी घोषत्व यह लिखा हुआ है यहाँ पे घोषत्व के आधार पर कहने का मतलब है कि जो आपको आ और जो आ से लेकर के अंग तक उसमें के बीच में जो आपको श्वसन या कंपन, यानी उसका अर्थ है श्वान तांत्रिकाओं में श्वसन में कंपन, जो आपको बोलने में कंपन महसूस करता है, उसमें कंपन महसूस में कौन कौन सा वर्ण जो घोषत्व के आधार पर उसको कंपन के आधार पर बांटेंगे हम लोग। फिर एक है प्राणत्व के आधार पर, यानी कि इसमें प्राणत्व का मतलब प्राण का अर्थ है हवा के माध्यम से कौन कौन सा जो स्वर्ण वर्ण है आ से अंग तक उसके बीच में देखेंगे हम लोग कि कहाँ से जो उसमें हवा किसमें ज़्यादा है किसमें कम है, यानी हवा के माध्यम से उसको वर्गीकरण किया गया है जो अंग आ से लेके अंग तक का जो है, यानी स्वर्ण वर्ण का ही अभी हम लोग वर्गीकरण के बारे में इसमें पहला ये हो गया। और मुख द्वार, यानी कि मुख विकार के खुलने के आधार पर देखेंगे, और ये हवा के नाक, मतलब हवा जो है नाक के माध्यम से निकलता भी है मुंह के माध्यम से भी निकलता है, उसको देखेंगे, उसके आधार पर बांटा गया है आ से अंग के बीच में कौन सा, नाक से भी, जैसे आप बोलिए री 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 तो नहीं निकलेगा आपको। आप बोलिए अंग 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 आह, तो आपको ये नाक बदल, जो नाक मूंदी है देखिए आपको मुंह से भी हवा निकलेगा, अगर यहाँ नाक मूंद के बोलिए अंग अंग तो यहाँ से भी जोर लगेगा। आप बोलिएगा ना आ तो यहाँ से नहीं निकलेगा सांस। जैसे आप बोलिए अंग अंग आह आह तो यहाँ से सांस निकलेगा। अंग आ जो है आह में नहीं आएगा, अंग में आ जाएगा, यानी कि देखिए आपका मुंह से भी सांस निकलने की कोशिश कर रहा है और नाक से भी निकलेगा। अंग बोलिए ना अंग, इसको मूंदिए अंग अंग, तो ये वाला यहाँ से साउंड दूसरा टाइप के निकलेगा, यहाँ से निकलेगा, यानी दोनों पार्टी से हवा निकलने के बाद,
यानी स्वर्ण वर्ण का वर्गीकरण जो किया गया है हमारा उच्चारण की दृष्टि से किया गया है। जीभ का जो टंग कहाँ कहाँ जाए, जीभ जैसे मान लीजिए हम जब बोलते हैं आ तो जीभ कहाँ जा रहा है, आ, जीभ कहाँ जा रहा है, ई कहाँ जा रहा था, जीभ का प्रयोग के देखेंगे। फिर ओष्ठ की स्थिति के आधार पर देखेंगे कि मतलब कि कौन सा वर्ण कितना खुल रहा है। घोषत्व यानी कि कंपन के आधार पर देखेंगे, आम या जो जो उसमें है उसमें कंपन क्या हो रहा है। यानी टोटली जो है वर्गीकरण बांटा गया, जिसमें से हम ये दो को इंपॉर्टेंस नहीं मानते। क्यों ये दो को इंपॉर्टेंस नहीं मानते, ये दो है इसको दो इंपॉर्टेंस नहीं मानते, ये दोनों को इंपॉर्टेंस नहीं मानते। बाकी हम ये है इनको इंपॉर्टेंस मान लेते हैं, ये वाला इंपॉर्टेंस मानते हैं। ठीक है, तो जो विद्यार्थी चाहते हैं कि हम चीज़ पूरा डिटेल में समझे तो समझ लीजिए यही है टोटल वर्गीकरण। अभी वर्गीकरण का खेल शुरू होगा। ठीक है, लास्ट तक वीडियो बने रहें। तो आपको समझ आ गया मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर क्यों किया गया, क्योंकि कोई सा वर्ण स्वतंत्र नहीं, कोई स्वतंत्र है कोई उसमें स्वतंत्र भी नहीं है। जैसे आ के बात करेंगे, ई के बात करेंगे, यानी 5 जो है आ और ई और री, यानी टोटली उसमें 5 की संख्या में है। चलिए पहले हम मात्रा को उच्चारण के आधार पर देखें, फिर जीभ का प्रयोग देखेंगे, जीभ कहाँ कहाँ जा रहा है, ओठ का स्थिति देखेंगे। ठीक है, तो पहले हम मात्रा को उच्चारण के हिसाब से देखेंगे, इसमें बहुत ही मस्त है, पढ़ने में आएगा। तो चलिए लगते हैं आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये आपका देखिए स्वर्ण वर्ण का ये स्वर्ण निम्न प्रकार के या स्वर्ण वर्ण का वर्गीकरण स्टार्ट हो गया है। ये देखिए मूलतः मूल स्वर्ण वर्ण, मूल यानी मात्रा या उच्चारण के काल के आधार पर पहले मूल स्वर्ण वर्ण की बात करेंगे, मूल स्वर्ण वर्ण की देख लेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो ये आपका मूल स्वर्ण वर्ण दिख रहा है आपको। तो ये क्या है, वे स्वर्ण जिनके उच्चारण में कम से कम समय लगा। बोले ना उच्चारण काल के मतलब, अच्छा उच्चारण काल के हिसाब से समझेंगे, यानी स्वर्ण वर्ण आ से अंग के बीच में ही हम लोग सब चीज़ देखेंगे, उसके ज़्यादा नहीं देखेंगे। तो उसमें उच्चारण के हिसाब से देखेंगे तो उच्चारण काल उसको बोलेंगे। तो वे स्वर्ण वर्ण जिनका उच्चारण कम से कम समय लगता है, अर्थात जिनका उच्चारण में अन्य स्वर की सहायता से नहीं लेनी पड़ती है, उसे मूल स्वर्ण या ह्रस्व स्वर्ण कहलाते हैं। जैसे में आ, ई, ऊ, री, इसमें किसी का सहायता नहीं है। 1 2 3 4 टोटल जनसंख्या कितना है, 4 है। यानी मूल स्वर्ण वर्ण की टोटल संख्या 4 है। अगर आपसे पूछेगा मूल स्वर्ण वर्ण क्या है, तो यही आपको याद रखना है, आ, ई, आ, ई, ऊ, री, क्योंकि इसमें किसी प्रकार के मतलब इसमें स्वतंत्र है और कम समय लगता है, जिनका उच्चारण में किसी स्वर्ण वर्ण की सहायता नहीं लेना। जैसे हम ये आ बोलेंगे तो उसमें डबल आ जाएगा, दुर्गाई ई बोलेंगे तो डबल ई आ जाएगा, दुर्गाई ई में डबल हर्षई ई आता है, दुर्गाऊ में डबल हर्षऊ ऊ आता है, तब ना उसमें जोर लगा कर बोलते हैं। तो स्वतंत्र रूप से जो बोले जाएंगे आ अमिया उच्चारण में, तो वो आपके आ, ई, हर्षई ई और हर्षऊ ऊ और री, ये स्वतंत्र रूप से बोले जाएंगे। इसको बोलेंगे मूल स्वर। इसी को कोई बोल देगा मूल स्वर, इसी को बोले ह्रस्व स्वर। कभी क्वेश्चन यहाँ से आता है, वैसे स्वर्ण वर्ण जिसको मतलब स्वतंत्र रूप से बोला जाता है उसे क्या कहते हैं, तो बोलेंगे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। वह ह्रस्व स्वर लिखा रहेगा, कभी मूल स्वर लिखा रहेगा। तो आपको ये क्लियर रखना है कि मूल स्वर क्या है, ह्रस्व स्वर क्या है। वही चीज़ है, दोनों मूल स्वर या ह्रस्व स्वर एक ही होते हैं, जो स्वतंत्र रूप से उच्चारण स्वर्ण वर्ण में होते हैं, जिनको हम लोग ह्रस्व स्वर या मूल स्वर कहते हैं। अब ये मूल स्वर के बाद आगे बढ़ते हैं आ में, तो ये 1 2 3 4 लेटर तो 4 गो अक्षर तो है नहीं, 4 वर्ण नहीं, उसमें तो और भी तो वर्ण है, टोटल संख्या 13 है। 13 में देखिए इसमें क्या है, इसमें ये 13 में आपको आ गया आगे क्या आ गया, संधि स्वर। संधि स्वर क्या है, अब ये पहला आप देखिए मात्रा के उच्चारण के काल के आधार पर, संधि स्वर वे स्वर जिसके उच्चारण मूल स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, संधि स्वर कहलाते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं। अब संधि स्वर क्या होते हैं, ये जाहिर सी बात है कि इसमें ये बताया गया है कि इसका हम सहारा लेना पड़ता है। किसका सहारा लेना पड़ता है, मूल स्वर्ण वर्ण के सहारा। मूल ये है मूल स्वर्ण वर्ण, इसका सहारा लेकर ही हम संधि स्वर बनाएंगे। और संधि स्वर कितना प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के।
तो यह संधि से आपको लग गया कि संधि स्वर यानी कि स्वर्ण वर्ण तो स्वतंत्र रूप से बोला जाएगा, फिर भी इसमें हम लोग दो को जोड़ेंगे। कौन सा? उसमें दो जोड़ कर हम बनाएंगे तो उसको भी संधि स्वर बोलेंगे। अब देखिए संधि स्वर में दो गो प्रकार के रखा गया है। दीर्घ स्वर, यहाँ से भी क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन आपका दीर्घ स्वर और एक है तुम्हारा आपका, ये दीर्घ स्वर समझ लेते पहले, एक है आपका संयुक्त स्वर। दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर, ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है संधि स्वर में। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। जैसे वे स्वर जो सजातीय स्वर, यानी इसमें क्या होगा, दो स्वर्ण वर्ण मिल के बनेंगे लेकिन ये सजातीय बनेंगे। जैसे अम या आ बनाएंगे तो उसमें अम या आ बनाने में हमको क्या देखना पड़ता है, हमको ये तो देखना नहीं पड़ेगा, अम या आ का साउंड जो लेंगे जब हम, तो ये बात तो हमको ये समझ में स्पष्ट हो गया है। ये देखिए जब यहाँ पे आपको फिगर हम दिखाते हैं, जब अम या आ बोलते हैं तो उसमें क्या करना पड़ता है, हमको डबल आ का साउंड रखना पड़ता है। और दुर्गई ई रखेंगे तो उसमें डबल ई जोड़ करके दुर्गई ई बना। दुर्गाऊ ऊ, हर्षाऊ नहीं, दुर्गाऊ ऊ की बात करेंगे तो डबल ऊ मिल के बना है दुर्गाऊ। तो इसमें डबल ऊ, डबल आ, डबल हर्षई ई, यानी मिल के दुर्गई ई बनाया है, दुर्गाऊ ऊ बनाया है, अम या आ बनाया है। तो इस तरह से हम लोग देखिए यहाँ जैसे नीचे आपको दिखाते हैं ये वाला, जैसे देखिए ये देखिए आपके सामने ये आ गया, आ और आ मिलके अम या बनाया, ई और ई मिलके हर्षई मतलब दुर्गई बना दिया, ऊ और ऊ मिलके दुर्गा ऊ बना दिया। तो ये सभी वर्ण क्या हैं, ये है सजातीय वर्ण, सजातीय वर्ण है, ठीक है। और इसका उच्चारण सजातीय वर्ण में रखेंगे और इसको हम लोग दीर्घ स्वर्ण वर्ण भी कहेंगे। क्यों बोलेंगे? क्योंकि दीर्घ स्वर्ण वर्ण, उसे स्वर्ण वर्ण यहाँ पे लिखा हुआ भी है, वे स्वर्ण जो इसको सजातीय स्वर्ण या एक ही स्थान से बोले जाने वाले स्वर्ण के संयोजन से निर्मित हुए उसे दीर्घ स्वर्ण वर्ण भी कहलाते हैं। यानी सीधी सीधी बात करेगा, सजातीय स्वर्ण वर्ण किसे कहते हैं? सजातीय स्वर्ण वर्ण जिसमें स्वर्ण वर्ण का सहायता से सेम जाति का सजातीय बोलेंगे, जिसमें आ आर मिल के अमिया बनाया, हर्षई दुर्गई मिल दुर्गई ई बनाया, हर्षऊ ऊ मिल के दुर्गा ऊ बना दिया। जैसे सजातीय स्वर्ण वर्ण, इसको ही बोलते हैं सजातीय स्वर्ण वर्ण। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ देगा सजातीय स्वर्ण वर्ण कौन है, तो ये सजातीय स्वर्ण वर्ण है, अमिया आ हर्षई दुर्गई, ये सजातीय स्वर्ण वर्ण है। और कभी भी क्वेश्चन पूछ देगा आपसे कि बताइए दीर्घ स्वर्ण वर्ण कहते हैं, तो अमिया आ हर्षई मतलब दुर्गई और दुर्गाऊ को क्या बोलेंगे? सजातीय स्वर्ण वर्ण, और दीर्घ स्वर्ण वर्ण भी कहेंगे। अब आते हैं आपका संयुक्त, जिसमें संयुक्त में बात करते हैं वे स्वर्ण वर्ण जो विजातीय स्वर्ण वर्ण भी इसको बोलते हैं। वो सजातीय था क्योंकि सेम मतलब जाति से मिल के बना था, सजातीय। और ये जो बने हैं ए आई ओ आओ, यह भी हम लोग स्वर्ण वर्ण का ही देख रहे हैं। तो ए आई ओ जो बने हैं ये विजातीय है, ए आ और ई मिल के बना है, ये अलग अलग वर्ण मिल के बना है। यहाँ पे ए आ और ए मिल के बना आए, ये अलग अलग वर्ण मिल के बना है। आ और ऊ मिल के बना है, ये अलग अलग वर्ण मिल के बना है। आ और ओ मिल के बना है, अलग अलग मिल के बना है। तो ये सभी अलग अलग वर्ण मिल के बना है, इसको संयुक्त वर्ण कहते हैं। और इसके विजातीय स्वरों से बना तो इसको विजातीय वर्ण भी कहते हैं, विजातीय स्वर्ण वर्ण भी कहते हैं, है ना। तो ये बात रखिए, सजातीय स्वर्ण वर्ण जो ऊपर में दिखे आपको, विजातीय स्वर्ण वर्ण जो संयुक्त वर्ण को विजातीय स्वर्ण। अगर आप बोलेगा संयुक्त स्वर्ण वर्ण क्या है, तो ए आई ओ आओ, ये संयुक्त स्वर्ण वर्ण है। बोलेगा दीर्घ स्वर्ण वर्ण क्या है, तो दीर्घ स्वर्ण वर्ण में आप याद रखिए ये वाला आ, इसमें अम या आ दुर्गई दुर्गाऊ, ये सभी क्या विजातीय स्वर्ण वर्ण है और ये दीर्घ स्वर्ण वर्ण भी है। तो ये आपको समझ में आ गया। ये जो अभी हम बांटा गया उस आधार पे हम लोग देख चुके हैं ऑलरेडी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्लुप्त स्वर्ण वर्ण क्या होते हैं? प्लुप्त स्वर्ण वर्ण, इसमें उच्चारण का ही बहुत ज़्यादा रोल है। ज़्यादातर हम लोग उच्चारण, इसका क्वेश्चन जब पूछता है एग्जामिनर तो इस बात को प्लुप्त स्वर्ण वर्ण नहीं पूछता कि कौन सा प्लुप्त स्वर्ण वर्ण है। इसमें यह बोलता है कि इसका हम लोग इस्तेमाल कहाँ करते हैं। इसका इस्तेमाल हम लोग नाम पुकारने में करते हैं। जैसे बोलते हैं रामा, रा के बाद जो छोड़ रहे हैं उसके बाद वो इसमें आएगा एस का आएगा। तो इसमें नीचे जैसे लिख दिए हैं, यहाँ पे देखिए रामा, तो एकदम ये एस क्या है, यानी कि प्लुप्त स्वर है। तो यहाँ पे लिख दिए, यहाँ पे इसी चीज़ को याद रखिए कि प्लुप्त स्वर जिनका उच्चारण है ना दीर्घ
स्वर से भी अधिक समय लगता है, प्लुप्त स्वर कहलाते हैं। लेकिन इसका ये बात रखिए, किसी को पुकारने या नाटक के संवाद में इसका प्रयोग करते हैं। यानी टोटल जाहिर सी बात है, प्लुप्त स्वर वर्ण से अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो इस बात को, ये क्वेश्चन ये इस तरह पूछा जाएगा कि इसका इस्तेमाल कहाँ करता है, तो बोला नाम को पुकारने में किया जाता है। बस यह याद रखिए। आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका जीव का प्रयोग। जीव का प्रयोग के आधार पर अग्र और मध्य और पश्च स्वर, यानी जीव का प्रयोग अगर देखा जाए, ज़्यादातर जीव का प्रयोग क्या होता है, जीव का प्रयोग यानी यहाँ पे देखा जाए, यानी जैसे हम अपने आधार पे बात करते हैं, जीव में थोड़ा सा आगे की भाग होता है, अग्र बोलते हैं, जिसे हम लोग जीव स्वर के उच्चारण में जीव का अग्र भाग काम करता है, उसे अग्र स्वर वर्ण कहते हैं। मध्य भाग, यानी जब जीव का, जिन स्वरों का उच्चारण जीव का मध्य भाग यानी बीच वाला भाग से प्रयोग होता है, उसे हम लोग मध्य भाग कहते हैं। और जीव का प्रयोग जब हम लोग एकदम अंदर से करते हैं, क्या बोलते हैं, पश्च, पीछे से जब करते हैं तो उसको हम लोग बोलेंगे पश्च स्वर। जीव स्वर के उच्चारण में जीव का पश्च स्वर, पश्च भाग काम करता है, उसे हम लोग पश्च स्वर करते हैं। तो ये टोटल देख लीजिए यहाँ पे, जिसमें आ गया आपका कौन सा, मध्य स्वर में आ गया। आपका क्या करे, मध्य स्वर बीच में काम करता है। और जो अग्र स्वर में कौन कौन से है, ई, दुर्गई, ए, आय, री, ये आपका क्या है, अग्र स्वर। अग्र स्वर क्या है, ये क्वेश्चन पूछता है। अग्र स्वर जो आगे का भाग होता है, जीव का आगे का भाग अग्र स्वर, इसमें कौन कौन सा वर्ण है, तो याद रख लिए, हर्षाई, दुर्गाई, ए, आय, री, ये आप याद रख लिए, नोट कर लीजिए कहीं भी आपका शॉर्ट नोट्स। मध्य स्वर क्या होते हैं, जो जीव का प्रयोग करते समय हम जब पीछे के भाग मतलब बीच वाला भाग का प्रयोग करते हैं, उसमें मध्य स्वर, जिसमें अमिया आ या अमिया नहीं, खाली केवल यहाँ पे आ आएगा। अब पश्च स्वर, जिसमें हम लोग पीछे का भाग का प्रयोग करते हैं जीव का, उसे बोलेंगे पश्च स्वर, जिसमें अमिया आ, ऊ, ओ, आओ, ये पश्च स्वर का अगर आप उच्चारण करके देखिएगा तो आपको ये एहसास हो जाएगा कि मध्य स्वर से आ बोलेगा, वो आ में पूरा जोर से, यानी पीछे का मध्य स्वर से आपको, यानी पश्च स्वर से आपको बोलना पड़ेगा, पीछे से बोलना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। ये आपका हो गया ये हो गया। इसके अतिरिक्त में देखा जाए तो इसके अतिरिक्त कौन सा है, इसके अतिरिक्त हो गया आ के ऊपर चंद्र बिंदु हो गया। इसके अतिरिक्त ये आ के ऊपर चंद्र बिंदु और ध्वनि, या ये ना तो स्वर्ण वर्ण में होते हैं ना ये व्यंजन वृत्ति, पहले ऑलरेडी बता दिए हैं। आचार्य किशोर जी वाजपेयी ने इन्हें अयोगवाह कहा गया, क्योंकि ये बिना किसी योग से अर्थ वहन करते हैं, तो इसलिए इसका हम लोग प्रयोग ना, मतलब उच्चारण में ज़्यादातर नहीं रखा गया है। हिंदी वर्णमाला में इनका स्थान स्वरों के बाद व्यंजनों के पहले, इसको छोड़ दीजिए, ये वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, अभी आपको समझाना उचित नहीं मानते इसको। चलिए आप देखेंगे ओठो यानी ओष्ठो की स्थिति में, यानी कि अब जब हम उच्चारण करते हैं, उच्चारण में देखेंगे, क्या देखेंगे, आवृतमुखी, आएगो वृत्तमुखी, ये बहुत ज़रूरी है ओठो की स्थिति में, यानी कि वृत्तमुखी, जो इसमें आप क्या करते हैं, जिन स्वरों में उच्चारण में ओठ वृत्तिमुखी या गोलाकार नहीं होते हैं तो बोलते हैं आवृत। आ मतलब होता है मनाही, किसी चीज़ को आप मना करते हैं उसको मनाही बोलते हैं, ठीक है। तो मनाही जब होते हैं आवृत यानी कि जिसमें नहीं हो, क्या नहीं हो, वृत्त मुखी नहीं हो, जिसमें आम या कच्छा लगी आ ई है ना, री हो गया, ए आई री, ये सभी क्या है, आवृत है। और जिसमें वृत्त मुखी, जिसमें जिन स्वरों का उच्चारण में ओठ वृत्त मुखी या गोलाकार होते हैं, उनके क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं हम लोग वृत्त मुखी। जिसमें ऊ बोलिए तो आपका गोल बनेगा, ऊ इसमें भी गोल बनेगा, ओ इसमें भी गोलाकार बनेगा, आओ इसमें गोलाकार आपका जो है ना, मुख जो है गोलाकार खुलेगा। यानी जो मुख का गोलाकार नहीं बनना और गोलाकार बनना, ये दोनों का ये बोलते हैं ओष्ठों की स्थिति के आधार पर। आगे बढ़ते हैं। ये घोषत्व के अभी बताए थे ना, घोषत्व के आधार पर ये ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रोल करता है, फिर भी आपको बता देते हैं। घोषत्व मतलब तो घोष का अर्थ होता है
स्वर तंत्रियों में श्वसन या कंपन होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, घोषत्व के आधार पर, जिसमें स्वर वर्ण 1 से 13 तक टोटल संख्या कितना 13 है। जिसमें स्वर तंत्रिका में जब कंपन होता है तो साघोष ध्वनियाँ उत्पन्न होती हैं और सभी स्वर साघोष ध्वनि है। एगो आघोष मतलब एगो आघोष ध्वनि होती हैं, एगो साघोष होते हैं। जिसमें अभी हम बात करते हैं स्वर्ण वर्ण में सभी क्या है, सभी में साघोष, जिसमें कंपन होता है, यानी जब कंपन होता है वो तो साघोष होते हैं। यानी हमारे स्वर्ण वर्ण में क्या है, अगर बोला गया है कि बताइए कंपन के हिसाब से बताइए क्या है हमारे स्वर्ण वर्ण क्या है, साघोष है। साघोष इसलिए क्योंकि हमारे सभी उच्चारण में साघोष ही है, सब में कंपन आता है। जैसे आ बोली उसमें भी कंपन आएगा, या बोली उसमें भी कंपन है, हर्षई बोली उसमें भी कंपन है। यानी टोटल जो घोषत्व के आधार पर जो बांटा गया है मतलब स्वर्ण वर्ण को, ये टोटल ही क्या है, साघोष है। यहाँ लिखा हुआ है कि स्वर तंत्री में जब कंपन होता है तो साघोष ध्वनियाँ उत्पन्न होती हैं, सभी स्वर्ण वर्ण साघोष ध्वनियाँ होती है। अगर व्यंजन वर्ण पढ़ेंगे ना तो उसमें ये देखेंगे कि उसमें आघोष भी होते हैं, साघोष, लेकिन हमारे स्वर्ण वर्ण जो है साघोष में ही है, सब टोटल क्या है, साघोष है। इसलिए जब भी क्वेश्चन पूछेगा मतलब कंपन के हिसाब से, तब बोलिएगा कि सभी जो स्वर्ण वर्ण है वो क्या है, सभी स्वर्ण वर्ण साघोष है, मतलब स्वर्ण वर्ण सभी साघोष है, सभी में कंपन होते हैं। अब आते हैं प्राणत्व के आधार पर। प्राणत्व के आधार पर जिसमें आप बात करते हैं प्राणत्व, प्राण का अर्थ है हवा, हवा जिसमें स्वर्ण वर्ण टोटल संख्या कितना है 13 है। उसे प्राणत्व के आधार पर देखेंगे तो प्राणत्व के सभी अल्प प्राण होते हैं। इसमें होता है महाप्राण, अल्प प्राण, दो होते हैं। तो ये सभी क्या स्वर्ण वर्ण अल्प प्राण में होते हैं। अगर आप जब व्यंजन वर्ण पढ़ेंगे, जब का खा का, उसमें अल्प प्राण और महाप्राण होते थे, इसमें स्वर्ण वर्ण की बात करेंगे तो सभी क्या अल्प प्राण में है। यानी यहाँ पे देखा गया है कि उच्चारण में मुख से कम हवा निकलता है। अल्प प्राण होता है जिसमें उच्चारण से हवा कम निकलता है, यानी कि मुंह से हवा कम निकलता है, इसको बोलेंगे क्या बोलेंगे, ये सभी प्राणत्व के आधार पर स्वर्ण वर्ण सभी क्या होते हैं, सभी अल्प प्राण होते हैं। और यानी उनके उच्चारण में मुख में कम हवा निकलते हैं, यानी कि जो उच्चारण में अल्प प्राण स्वर्ण वर्ण सभी क्या है, स्वर्ण वर्ण है, उसमें हवा कम निकलेंगे। तो ये हो गया आपका प्राणत्व के आधार पर। अब आते हैं मुख द्वार। तो ये मुख द्वार में ये क्वेश्चन होता है, इंपॉर्टेंस रोल नहीं रखता है, फिर भी आपको समझाते हैं। मुख द्वार में ओपन हो गया, हाल्फ ओपन हो गया, हाल्फ क्लोज हो गया। यानी कि टोटल तरह से ये टोटली हम मानते हैं कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंस नहीं मानते, इसको इंपॉर्टेंस नहीं मानते ये वाला, लेकिन फिर भी ये बता देते हैं। ये जब पूरा वर्गीकरण की बात हो रहा है तब बताना मेरा काम है, हम बताना पड़ेगा। तो ये देखिए, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुलता है उसे बोलेंगे वृत्तीय, विवृत्त यानी ओपन, जिसमें आ जाता है, अमिया आ का साउंड, पूरा मुंह खुलेगा आवृत्तीय, जिसमें बोलेंगे अर्धवृत्त, जिसे हाफ, इंग्लिश में हाफ ओपन बोलते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा खुलता है उसे आवृत्त, से आ हो गया, ए हो गया, आ हो गया, ओ हो गया। अब अर्धवृत्त जिसमें हाफ क्लोज, यानी कि अर्धवृत्त, अर्ध संयुक्त वृत्त, जिन स्वरों के उच्चारण में क्या होता है, आप आधा, मुख द्वार आधा बंद रहता है, जैसे ए बोलेगा और ओ बोलेगा तो आधा बंद रहेगा, पूरा नहीं खुलेगा, यानी आधा बंद रहेगा और आधे में नीचे आ जाएगा। ठीक है। अब इसमें हो गया क्लोज, पूरी बंद रहेगा। जिन स्वरों में, इसको बोले संवृत्त क्लोज, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद रहता है उसे ई और ऊ, ये सभी क्या है, संवृत्त है। अब हवा नाक के व मुंह के निकलने वाले आधार, यानी कि जब कभी हवा मुंह से निकलेगा, कभी नाक से निकलेगा, तो उस आधार से भी बटा गया है स्वर्ण वर्ण को। तो इसको बोलते हैं निर्नुनासिकीय, इसको मौखिक बोलते हैं। जिन स्वरों का उच्चारण में हवा केवल मुंह से निकलता है उसमें, जिसमें आ गया, अमिया आ गया, हर्षई ई, तो ये सभी क्या है, केवल मुख से हवा निकलता है। और एक बार जो है मुख से हवा ना निकल के, देखिए अनुनायिक की बात करते हैं, तो ये क्या है,
अनुनासिक के जो है जिन स्वरों का उच्चारण हवा मुंह के साथ साथ नाक से भी निकलता है, यानी कि जब हम नाक से भी, जैसे अंग के बोलिए अंग, तो यहाँ से नाक से भी निकलेगा, यानी मुंह से भी निकलेगा, मुंह से भी निकलेगा हवा, और नाक से, मुंह खुलेगा तो मुंह निकलेगा और नाक से भी निकलेगा। तो जो अंग अंग यानी ई जो है, ई को ऊपर चंद्र बिंदु लगा गया। इसका साउंड में क्या है, हवा मुंह से भी निकलता है, नाक से भी निकलता है। तो ये अभी आपका वर्गीकरण यहाँ से लगता है टोटली ख़त्म हो गया है। यानी आपको अगर वीडियो ज़्यादा हेल्पफुल हुआ हो, टोटल इसमें अगर आपको ज़्यादा मददगार साबित हुआ है, तो आप क्या करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमको मोटिवेट करिए, ताकि हम आगे सेशन में आपसे जुड़े रहें। और आपका जो भी कमेंट हो आप कमेंट में लिखें, है ना, ताकि हम समझें कि आपका क्या और समस्या है। चलिए, जय हिंद, जय भारत, फिर मिलेंगे।